छात्रों, चूँकि फंगस 75% बीमारी पैदा करता है, इसलिए जब तक आप इसके कैरेक्टर के बारे में नहीं जानेंगे, आगे चल कर के आपको जब इसकी एटियोलॉजी पढ़नी होगी तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए फंगस के कैरेक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है, इनके क्या क्या लक्षण हैं। मैं आपको परिभाषा बताया था पहले वाले वीडियो में। द ग्रुप फंजाई इंक्लूड्स न्यूक्लिएटेड स्पोर बियरिंग एक्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली whose somatic structures are generally filamentous surrounded by cell wall containing cellulose or chitin or both। ये डिफिनीशन मैंने आपको बताया था और उस डिफिनीशन में फंगस का मोटे तौर पर सारे कैरेक्टर उसमें थे। जैसे पहला पॉइंट है ऑल आर यूकैरियोटिक। तो दुनिया में जितने जीव हैं, अब आप तो जीव की परिभाषा जानते होंगे। एक जीव का एक कैरेक्टर बड़ा जोरदार है, और कैरेक्टर आप बताइए या ना बताइए, जितने भी जीव हैं वो अपने जैसा जीव उत्पन्न करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये मत भूलिएगा आप लोग। तो जितने भी जीव हैं वो दो तरह के होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट वे जीव होते हैं जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होता है, उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट होता है। प्रोटोजोआ है, ये प्रोकैरियोट होता है। दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियाई इन देयर बॉडी। लेकिन फंगस जो होता है यूकैरियोटिक होता है, यानी इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसके क्रोमोजोम्स इसके भीतर रहते हैं। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये करता है। मतलब इसका ये होता है कि ये इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पहले ये अपने फूड मटेरियल को अपने हिसाब से डाइजेस्ट करता है और इसके बाद ये अपना भोजन लेता है। ये फंगस का कैरेक्टर है। फिर मैंने लिखा है मोस्ट आर फिलामेंटस। तो जितने भी फफूद होते हैं तंतुमय होते हैं, रेशेदार होते हैं, इसलिए इन्हें हम फिलामेंटस कहते हैं। कुछ ऐसे भी फफूद होते हैं जो फिलामेंटस नहीं होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट फंजाई। फंगस का हाइफा जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसके एक तंतु को हम हाइफा कहते हैं, बहुत है तो हाइफी कहते हैं, और इसी को माइसीलियम भी कहते हैं कलेक्टिवली। और इसके पूरे प्लांट बॉडी को थैलस भी कहा जाता है। थैलस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। थैलस वे प्लांट्स होते हैं जिनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऊतक नहीं होते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है। ये फंगस में जड़ नहीं होता है, तना नहीं होती है, पत्ती नहीं होती है, फूल नहीं होता है। फंगस में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। वो जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो दूसरे तरह के होते हैं। तो इनको हम थैलस इसी वजह से कहते हैं। इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, तो इसे थैलस भी कहते हैं इसके प्लांट बॉडी को। और जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उसमें अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है, और उस प्रोटोप्लाज्म को सेल वॉल घेरे रहता है। और सेल वॉल इसका रिजिड होता है, यानी दृढ़ होता है, लचकदार नहीं होता है, मुड़ता नहीं है, लचकदार नहीं होता है, रिजिड होता है। और ये काइटिन का बना होता है अथवा ग्लूकेन का बना होता है।
कभी कभी दोनों से मिल के भी बना होता है, और कुछ फंगस में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, जिसे हम लोअर फंजाई भी कहते हैं। अब एक चीज़ मैंने डेफिनेशन में बताया था कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। छात्रों, आप जानते हैं कि प्रजनन किसे कहते हैं? हर जीव, अभी मैंने बताया था, हर जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। ये जो जिस प्रोसेस से करता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज भी सुन लीजिए। द रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी एक और परिभाषा है, द रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाई प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी is called sexual reproduction, and if there is no need of fusion of two compatible gametes, such reproduction is called asexual reproduction. तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये सेक्सुअल स्पोर पैदा करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल स्पोर पैदा करता है। छात्रों, फंगस के जो न्यूक्लियाई होते हैं प्रारंभिक अवस्था में सभी हैप्लॉइड होते हैं। आप हैप्लॉइड जानते होंगे। जब क्रोमोसोम्स जोड़े में रहते हैं उसे डिप्लॉइड कहते हैं, और जब क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो फंगस के न्यूक्लियाई सामान्यतया बिगिनिंग में हैप्लॉइड्स होते हैं, और फंगस के जो माइसीलियम होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस होते हैं। बाद में जब उसमें सेप्टा बनता है तो वो यूनिन्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट उसके कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं। उसके आधार पर उन हाइफा का या माइसीलियम का हम वर्गीकरण भी करते हैं। यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम, बाई न्यूक्लिएट माइसीलियम, मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम। यदि न्यूक्लियाई एक तरह के होते हैं तो होमोकैरियोटिक कहा जाता है, और यदि न्यूक्लियाई कई तरह के होते हैं तो उनको हेट्रोकैरियोटिक कहा जाता है। कुछ फंगस में प्रारंभ में ही डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे वो माइकोटा में और कुछ ईस्ट फंजाई में। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफिलस। ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, किसी तरह का पिगमेंट नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये किसी भी दशा में अपना भोजन स्वतः नहीं बनाता है, ये हेट्रोट्रॉफ होता है। आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव हैं, हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। तो इस पृथ्वी पर वे ही जीव भोजन अपना बना पाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। वह सूर्य की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। तो फंगस जो होता है ये कभी भी अपना भोजन नहीं बनाता है, और यह हेट्रोट्रॉफ होता है। दूसरा कैरेक्टर है ऑल आर कीमो हेट्रोट्रॉफ। ये अलग अलग समय पर अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर पर क्रिया करके अपने हिसाब से ये अपना भोजन बना लेते हैं और अपना वृद्धि करते हैं, इसीलिए इनको हम कीमो हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इनमें जो भोजन इकट्ठा होता है वो ट्राइहेलोज, ग्लाइकोजन, शुगर, एल्कोहल और लिपिड्स के रूप में इनके माइसीलियम में ये पड़ा रहता है। और स्ट्रेस कंडीशन में जब ये विपदा में आते हैं, जब इनको भोजन नहीं मिल पाता है बाहर से,
तो ये स्टोर्ड फूड का प्रयोग करके जीवित रहते हैं। फंगस फ्री लिविंग भी रहता है, बहुत स्वतंत्र रूप से वातावरण में रहता है, लेकिन कुछ फंगस परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। आगे चल करके इनका पैरासाइट्स के प्रकार मैं आपको बताऊंगा। और कुछ जो होते हैं सहजीवी होते हैं, दो जीव, फंगस और कोई और जीव, एक दूसरे के लाभ पहुंचाने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। म्यूचुअलिस्टिक अप्रोच रहता है इनका। इसका एग्जाम्पल लाइकेन है, जहाँ फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं। एक को फाइकोबियांट कहते हैं और एक को माइकोबियांट कहते हैं। फंगस को माइकोबियांट कहते हैं, एल्गी को फाइकोबियांट कहते हैं। तो इस तरह से ये सहजीवी के रूप में रहता है। और एक आपको आगे चल के पढ़ना पड़ेगा माइकोराइजा। कुछ फंगस बड़े पौधों के जड़ों के साथ सिम्बियोटिक कंडीशन में रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए रहते हैं। तो ये फ्री भी रहते हैं, पैरासिटिक रूप में रहते हैं और सिम्बियोटिक रूप से रहते हैं। और कुछ जो मृतोपजीवी हैं वो तो फ्री ही रहते हैं, कहीं से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब जो इनका और एक कैरेक्टर है लास्ट, ये बहुत सारे फफूंद ऐसे हैं जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर बढ़ते हैं। टेम्परेचर कम होता है उस समय भी इनकी बढ़वार कम हो जाती है, टेम्परेचर अधिक होता है तब भी ये नहीं जीवित रह पाते हैं। और फंगस, अधिकांशतः फंगस 6 pH वाले माध्यम पर आसानी से और सुविधा से उगते हैं, यानी 6 pH इनके लिए उपयुक्त होता है जिस पर ये उग सकते हैं। छात्रों, मैंने कई वीडियो बनाया है, आपने देखा है। आज मेरा मन हुआ कि मैंने जो पढ़ाया वो आप कुछ जान भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले एक सवाल है, व्हाट इज़ डिसीज़? रोग क्या है? इसका उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द डिसीज़? बीमारियां किन किन कारणों से होती हैं, इसका भी उत्तर आप दीजिएगा। एक तीसरा सवाल भी मैं आपसे आज ही पूछ लेना चाहता हूँ, डिसीज़ ट्रायंगल, रोग त्रिकोण क्या होता है? छात्रों, जिन लोगों का उत्तर सही होगा मैं अगले वीडियो में उसकी चर्चा करूँगा, किसने किसने सही बताया। जिनका उत्तर गलत होगा वो भी उसे सुन करके अपना सही कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपको फंगस के बारे में बहुत सारी सूचनाएं इसमें हैं, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते चलें, जिससे जब भी मैं आप वीडियो इस संदर्भ में बनाऊं आपको तुरंत अब वीडियो प्राप्त हो जाए, आप उसे देख लें, पढ़ लें और आप अपने ढंग से अपने ज्ञान का उपयोग भी करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए उत्साह के साथ।